नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का 10वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि लिंकेज क्या होता है, इसका क्रॉप में क्या इम्पोर्टेंस है, किसी भी क्रॉप की नई वैरायटी डेवलप करने में क्या इम्पोर्टेंस है, इसका इनहेरिटेंस में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साथ साथ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता कब है और इससे हमारी जो वैरायटी उत्पन्न होती है, हमारी जो ऑफस्प्रिंग आती है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिंकेज होता क्या है। आराम से समझो, आसानी से। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जब दो या अधिक जीनों में वंशागति के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे संलग्नता कहते हैं और इन जीनों को संलग्न जीन कहते हैं, यानी कि लिंकेज जीन कहते हैं। बात समझो, जैसे कि मान लो एक जीन कौन सा है, ए, एक जीन है बी, ठीक। अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, ठीक। माता में यानी कि किसी पेरेंट में ये दोनों एक साथ जुड़े हुए अवस्था में पड़े हैं, यानी कि ए और बी दोनों साथ साथ ही हैं। तब क्या होगा कि माता पिता में साथ साथ थे, जैसे मान लो माता या पिता दोनों में से किसी एक में एक साथ में था, ठीक। उसके बाद फिर वो माता पिता से उसकी संतान में गया। अब जब संतान में गया तो वहां पर भी जो ये जीन होंगे दोनों एक साथ ही एक ही जगह पे पड़े रहेंगे दोनों, ठीक। फिर उसके बाद संतान से जब उसकी संतान में जाएगी, मतलब संतान की संतान में जब जाएगी, F2 पीढ़ी में भी जाएगी, तो इस स्थिति में भी ए और बी दोनों साथ साथ ही रहते हैं, ठीक। दो या दो से अधिक जीन जब एक साथ ही रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ ही रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, संलग्नता। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जब दो या दो से अधिक जीनों की वंशानुगत के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई एक, मान लो ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे यहाँ एक जीन है और यहाँ पर एक जीन है। अब ये दोनों जीन जो हैं वो एक साथ ही रह रहे हैं, इन दोनों जीन में एक साथ ही रहने की एक प्रवृत्ति है, तो ये जब भी जाएंगे, किसी में भी जाएंगे, तो वहां पर ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज, यानी कि एक दूसरे से ये लिंक हैं, जहाँ ए रहेगा वहीं बी भी रहेगा, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से जो जीन होते हैं ये दो भी हो सकते हैं एक साथ रहने वाले, तीन भी हो सकते हैं, कभी कभी 4-5 जीन भी ऐसा होता है कि एक साथ ही रहते हैं। जैसे ABCD मान लो 4 जीन हो गए, तो ये चारों जीन हर संतति में जहाँ भी जाएंगे वहाँ साथ साथ ही रहेंगे, चाहे बाबा में हो, चाहे पिताजी में हो, चाहे दादा में, पोते में, या चाहे जहाँ जाए, ठीक। किसी भी संतति में जाएगा वो साथ साथ ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। आई बात समझ में? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो और दूसरे तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों में वंशागत के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम संलग्नता कहते हैं। वही बात ये भी कह रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित रहेगा और वंशागति जब होती है, यानी कि इनहेरिटेंस होता है, एक वंश से दूसरे वंश में जब जाता है, जैसे कि बाबा से पिताजी में आया और पिताजी से पुत्र में आया, पुत्र से फिर पोते में जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जीन है किसी एक क्रोमोसोम पर, वो जीन एक सीक्वेंस में, जैसे ए और बी दोनों एक साथ थे, तो एक साथ ही चारों पीढ़ी में एक साथ ही रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं संलग्नता। अब इसको संलग्नता को जो सबसे पहले रिसर्च किया था कि संलग्नता होती क्या है या ये किसमें पाई जाती है, तो सबसे पहले बेडसन और पुनेट ने 1905 में फूलों वाली मीठी मटर में देखा था, ठीक। जो हम मटर खाते हैं, इसी मटर में उन्होंने देखा था, मटर के जो फूल होते हैं इसी में देखा था कि संलग्नता इसमें पाई जाती है, ठीक। अब देखो संलग्नता के प्रकार। संलग्नता जो होती है, यानी कि लिंकेज जो होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा है,
इनकम्प्लीट लिंकेज और दूसरा होता है कंप्लीट लिंकेज। ठीक, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज और दूसरा होता है कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज देखो क्या होता है। अधिकतर जीवधारियों में जिनमें आनुवांशिक अध्ययन किए जा चुके हैं, अधिकतर जीवधारी जिनके अंदर आनुवांशिक अध्ययन अभी तक किए जा सके हैं, नर तथा मादा दोनों में विनिमय होता है। ठीक, यानी कि जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों में होता है, जैसे मक्का, मटर, चूहे और आदमी आदि इन सब में होता है। ठीक, यदि संलग्न जीन में विनिमय होता रहता है तो इस क्रिया को अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अपूर्ण संलग्नता में नए संयोग पितृ संयोग से हमेशा आशा से कम बनते हैं। अपूर्ण संलग्नता का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लो दो ए और बी में दोस्ती है, तो अगर बहुत पक्की दोस्ती है तो दोनों जहां रहेंगे तहां बिल्कुल साथ साथ ही रहेंगे। ठीक, दोनों जहां रहेंगे तहां साथ साथ ही रहेंगे। तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज, यानी ये एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ चुके हैं, ये कभी अलग नहीं होंगे, बिल्कुल पक्की वाली दोस्ती है। और अपूर्ण संलग्नता में क्या होता है, इसमें दोस्ती कभी कभी क्या होती है कि एक संतति से जब दूसरी संतति में जाता है तो वो दोस्ती टूट जाती है। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अब देखो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है। ड्रोसोफिला तितली की बहुत सी जातियों में संलग्नता तथा विनिमय संबंधी बहुत से अध्ययन किए गए हैं। तितली में नर तथा मादा के अंदर संलग्नता की क्रिया में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। ड्रोसोफिला तितली में नर में विनिमय होता ही नहीं है। ठीक, इसमें विनिमय होगा ही नहीं, यानी कि क्रॉसिंग होगी ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। साथ साथ में है तो साथ साथ में ही पड़े रहेंगे, कोई सवाल ही नहीं है कि ये कभी अलग हो जाएं। ठीक, ऐसी क्रिया में जिसमें विनिमय होता ही नहीं है, केवल पितृ संयोग ही संतति में प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की संलग्नता को पूर्ण संलग्नता कहते हैं, यानी कि कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। ए और बी कोई दो जीन हैं, एक साथ जुड़े हैं और वो हमेशा के लिए एक साथ जुड़ गए हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। एक संतति से दूसरे संतति में हो जाएंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, ऐसे चलते रहेंगे। F1 F पीढ़ी से F1 F2 F3 F4 ऐसे संतति में लगातार वो चलते रहेंगे, वो क्या होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके की जो लिंकेज होती है उनको कंप्लीट लिंकेज हम बोलते हैं। अब देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। लिंकेज के समय में जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो कभी ना कभी अलग होंगे जीन, ऐसे तब जब एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो उसी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। देखो क्या लिख रहा है, दो अथवा अधिक जीन के एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होने के कारण से संलग्नता होती है। एक ही गुणसूत्र पर जब दो या दो से अधिक जीन पड़े रहेंगे तो उनके अंदर संलग्नता हो जाएगी, ए बी सी डी। अरे जब एक साथ पहले रखोगे तभी तो उनके बीच में संलग्नता होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ठो कानपुर पड़ा है और एक ठो बम्बई पड़ा है फिर कहो दोनों में संलग्नता है, ऐसे कैसे संलग्नता होगी। पहले उनको दोनों को एक ही जीन पर, एक ही क्रोमोसोम पर लाना पड़ेगा। एक ही क्रोमोसोम पर आ गए, अब वो कानपुर में आए और दोनों एक साथ मिल गए एक ही जीन पर, तब अब वो एक जीन पर मिल गए, हरदम ही मिले रहेंगे। अब वो किसी रिजिड कंडीशन में अलग होंगे, तब जब वो अलग होने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उपस्थित होते हैं तो वे अगली पीढ़ी में भी उसी गुणसूत्र पर उसी संयोग में रहना चाहते हैं। ठीक, जैसे कि ए और बी जैसे साथ साथ रहे थे माता पिता में, वैसे ही ए बी एक साथ रहना चाहते हैं किसमें, उसे उसके पुत्र में भी रहना चाहते हैं, यानी कि पिता का जो पुत्र या पुत्री होगी वहां भी उसी तरीके से रहना चाहते हैं। यदि गुणसूत्र आनुवंशिकता में दृढ़ रहे अथवा वह ना टूटे तो एक गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीन सदैव साथ साथ ही रहेंगे। अगर वो ना टूटे, एक ही साथ पड़े रहें तो साथ साथ ही रह सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है। ठीक, यानी कि जो कंप्लीट लिंकेज है वो कम पाया जाता है, ज्यादातर इनकम्प्लीट वाले लिंकेज होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन अलग अलग हो जाते हैं। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब उनको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि लिंकेज के स्थिति में जब रहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज की स्थिति में जब जीन पड़े रहते हैं तो उनमें क्या होता है कभी कभी कि ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जब जाते हैं, यानी कि माता पिता से
जब F1 पीढ़ी में या संतति पीढ़ी में जब जाते हैं तो क्या होता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें खूब अच्छे से समझो, देखो इसमें और इसमें ये दोनों क्या थे, एक साथ पड़े थे, ऐसे समझो, ध्यान से समझो कि ये बी और सी, ठीक, ये क्या है, बी और सी यहाँ एक साथ पड़े थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो, ये कैपिटल बी कैपिटल सी एक साथ था और यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल सी एक साथ था, ठीक। ध्यान से समझो, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल सी, ये दोनों साथ साथ थे, ये इधर साथ साथ था, ये इधर साथ साथ था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इनमें जो क्रॉसिंग ओवर होने लगा, ठीक, क्रॉसिंग ओवर होने लगा, यानी कि इसका ये वाला जो पूंछ था इस पे चढ़ गया, इसका ये पूंछ इस पे चढ़ गया, इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से होगा। अब जब इस तरीके से बन जाएगा तब देखो कि इसका जो स्मॉल वाला सी था, इधर देखो ध्यान से, इसका जो स्मॉल सी था वो आ जाएगा इसके पास, यानी कि यहाँ आ गया, एक इसका एक टुकड़ा कट के यहाँ आ गया और इसका एक टुकड़ा कट के यहाँ चला गया। तो इस प्रकार की स्थिति बन गई। अब इसमें देखो ए बी यहाँ तो साथ थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल बी और स्मॉल सी यहाँ दोनों साथ साथ थे, लेकिन यहाँ साथ साथ हैं नहीं है, ए कैपिटल ए और स्मॉल सी साथ में हो गया और स्मॉल बी और कैपिटल सी साथ में हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। एक चीज और देख लो, एक ही जीन पे तो उपस्थित हैं बी और सी, ए बी सी तीनों एक ही जीन पर तो उपस्थित हैं, लेकिन अब इनके बीच जब क्रॉसिंग हुआ तो ये दूसरे जीन पे घुस गया, चला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। उदाहरण के रूप में देखो क्या बोल रहा है, मक्का के दाने में रंग और आकृति में संलग्नता होती है, ठीक। मक्का का जो दाना होता है यानी कि दाने का आकार और उसका रंग, इन दोनों में संलग्नता होती है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मक्का का दाना लाल होगा तो मक्का का दाना गोल भी होगा, मक्का का दाना अगर भूरा होगा तो वो चिपटा होगा। अब इन दोनों में अगर संलग्नता पाई जाएगी तो जब जब भी लाल लाल होगा मक्का का दाना वो गोल गोल हो जाएगा, ठीक। जब जब लाल होगा तब तब गोल हो जाएगा और जब जब भूरा होगा या पीला होगा तब तब चिपटा हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में ये ये जो दोनों जीन हैं, रंग वाले और आकृति वाले यानी कि शेप वाले, ये दोनों एक साथ में हैं। तो लाल होगा तो गोल होगा, मैंने मान लिया था कि लाल और गोल एक साथ रहेंगे हमेशा और पीला और चिपटा एक साथ रहेंगे। इसी तरीके से होता है संलग्नता होती है। अथवा कैपिटल सी और स्मॉल एस जीन, यानी कि एक तो है कलर और एक तो है साइज, जो सी है ये कलर है और एस जो है वो साइज है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में वे अलग लगभग 97% युग्मकों में साथ साथ रहते हैं। 97% जो युग्मक होंगे उनमें तो ये साथ साथ रहेंगे, ठीक। 97% में तो ये साथ साथ रहते हैं, लेकिन 3% ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और नए संयोग बन जाते हैं। जब अलग अलग होगा तो संयोग नया बनेगा। जैसे उसमें कैपिटल बी और कैपिटल सी था एक साथ में, कैपिटल बी और कैपिटल सी इसमें एक साथ में था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल सी एक साथ हो गया, एक नया संयोग बन गया, ठीक। नए संयोग बनते हैं। जीन के नए संयोग गुणसूत्रों में खंडों के आदान प्रदान यानी कि सेगमेंटल एक्सचेंज के कारण बनते हैं। जब सेगमेंटल एक्सचेंज होगा तो नए नए संयोग बन जाते हैं। मॉर्गन ने इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा था, ठीक। वही चीज ये कह रहा है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि मक्का का जो दाना होता है उसके दाने में और उसके शेप में दोनों में क्या होती है, संलग्नता पाई जाती है। अब देखो विनिमय की प्रकृति संबंधी कुछ बातें, विनिमय की जो प्रकृति होती है इससे संबंधित कुछ बातें क्या होता है, जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। बच्चे को पता चल गया होगा कि जीन जो होते हैं गुणसूत्र पे ही होते हैं। जिस दिन मैंने गुणसूत्र पढ़ाया था उसी दिन बताया था कि गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। अब दूसरा क्या है, जीन गुणसूत्रों के अंग होते हैं, उसी पर हरदम पाए जाएंगे तो उनके एक अंग बन ही जाएंगे, ठीक। जैसे हमारे सर पर हमेशा अगर बाल पाए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये तो बाल हमारे सर के एक अंग, हमारे शरीर का एक अंग है। अब देखो जिन गुणसूत्रों पर माला के दाने के समान एक रेखाकार क्रम में
उपस्थित होते हैं और एक गुणसूत्र के सभी जीन में संलग्नता होती है। ये भी मैंने बता दिया, ठीक, कि जो गुणसूत्र पर जीन पड़े होते हैं वो एक सीक्वेंस में एक माला के दाना के समान पड़े रहते हैं एक लाइन से, ठीक। ये तो हो गई कुछ बातें अभी और भी हैं। कौन कौन सी बातें हैं? जब एक जीन ए और उसका युग्म विकल्पी, यानी कि कोई एक जीन ए है, उसका एक युग्म विकल्पी है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक। समजात गुणसूत्रों से अलग अलग सदस्यों पर उपस्थित होते हैं तो युग्म विकल्पी करस्पॉन्डिंग स्थान पर रहते हैं, ठीक। ये क्या होंगे कि करस्पॉन्डिंग लोसाई पर होंगे। जैसे कि मान लो एक ये जीन है, एक ये जीन है, अगर यहाँ पर कैपिटल ए हो गया इस जगह पर, तो जो स्मॉल ए होगा इसी जगह पर होगा, ये करस्पॉन्डिंग लोसाई पर ही होगा, क्योंकि ये कैसे हैं? एलील हैं। युग्म विकल्पी ये क्या हैं? एलील हैं। तो एलील करस्पॉन्डिंग लोसाई पर ही उपस्थित रहते हैं। इसको मैंने जब एलील पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था। अब देखो, दो अलग अलग युग्म विकल्पियों के जोड़े जो एक ही जोड़े गुणसूत्र पर उपस्थित हों, क्या कहा फिर से सुनो, दो अलग अलग युग्म विकल्पियों के जोड़े, ठीक, दो अलग अलग जो युग्म विकल्पी हैं उनके जोड़े जो एक ही जोड़े गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, अधिक से अधिक नए संयोग प्राप्त करने के लिए विनिमय या जीन संस्थितियों के बीच में होना चाहिए। अब देखो, इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होता है अगर दो या दो से अधिक जीन पड़े रहेंगे। यहाँ ध्यान से देखो, 3 जीन पड़े हैं, ए बी सी, यहाँ भी 3 है, ए बी सी। अब इनके देखो करस्पॉन्डिंग लोसाई पे मैंने कहा था ना, तो करस्पॉन्डिंग लोसाई देखो, ए यहाँ था तो उसी के सामने यहाँ पर ए था, बी यहाँ था, ऐसे करस्पॉन्डिंग लोसाई पर हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? एलील। अब ये ऐसे पड़े हैं तो जितना ही ज़्यादा संख्या होगी इनकी एक साथ रहने की, उतना ही ज़्यादा इनके अंदर जो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? अब देखो, साधारणतया विनिमय अर्धसूत्रण की पैची लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। ये पैचिटीन अवस्था जो मैंने मियोसिस MIOSIS जो मैंने मियोसिस पढ़ाया है, मियोसिस सेल डिवीजन, उसमें मैंने पैचिटीन एक स्टेज बताई थी। तो सामान्यतः जो विनिमय होता है यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैचिटीन अवस्था में ही होता है। इसको मैंने जब पढ़ाया था तब ही बताया था कि क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन अवस्था में होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा बार बार पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी शारीरिक कोशिकाओं में भी हो जाता है। मेनली तो जो होता है ये क्रॉसिंग ओवर ये पैचिटीन अवस्था में ही होता है, लेकिन कभी कभी ये माइटोसिस में भी होने लगता है, यानी कि जो शारीरिक कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर भी होने लगता है। मियोसिस और माइटोसिस अगर आपने कंफर्म पढ़ा होगा तो ये आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हाँ ये पैचिटीन अवस्था में ही होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक। अब देखो आगे और कुछ बातें बता रहा है। क्या बता रहा है? विनिमय 4 एकल सूत्री अवस्था पर होता है। 4 एकल सूत्री अवस्था समझ रहे हो? मतलब एक ठो ए हो गया कैपिटल, एक ठो ए हो गया स्मॉल, एक बी हो गया कैपिटल, एक हो गया बी स्मॉल। जब ऐसे रहेंगे तभी तो एक दूसरे को बदल पाएंगे, जब रहेंगे नहीं तो कैसे क्रॉसिंग होगा? समझ रहे? यानी कि 4 ठो एकल सूत्री अवस्था होती है, ठीक। फिर अगला क्या है? एक बिंदु पर केवल 2 अर्धसूत्रण ही विनिमय कर सकते हैं। एक बिंदु पर केवल 2 ही अर्धसूत्रण विनिमय कर सकते हैं, यानी कि केवल ए और यही दोनों तो विनिमय कर सकते हैं आपस में। अब सी इसमें कहाँ घुस जाएगा? ये आपस में ऐसे कर लिए तो केवल 2 ही तो कर रहे हैं, ए और बी, ठीक। लेकिन यहाँ 4 एकल सूत्रण है, मतलब एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, तभी 4 रहेंगे तभी तो हो पाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? अब देखो आगे बढ़ते हैं। समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में विनिमय उनके बीच के फासले पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे जीनों में फासला बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही विनिमय की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब इनके जीन के विनिमय, अगर समजात गुणसूत्र में जो जीन होते हैं अगर इनके बीच में फासला बढ़ता जाएगा, यानी कि ए और बी जो जीन हैं अगर ये दोनों दूर होते जाएंगे, जैसे मान लो अभी बी कहाँ है, अभी बी यहीं है,
फिर उसके बाद क्या हो गया, बी यहाँ चला आया, अब इनके बीच में दूरी हो गई। तो जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उनके बीच में, जीनों के बीच में, वैसे वैसे ही क्रॉसिंग ओवर की संख्या भी बढ़ती जाएगी। दूर दूर जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी दोस्ती कमजोर पड़ती जाएगी और ये विनिमय करने के लिए यानी क्रॉसिंग करने के लिए ज़्यादा ही स्वतंत्र हो जाएंगे और क्रॉसिंग बराबर करने लगेंगे। तो ये तो रही बात कि इससे होता क्या क्या है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर समझ में आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।